9/11 की राख से जन्मी और CIA की फंडिंग से खड़ी हुई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई जो हर किसी को हर जगह देख सकती है। ये युद्धों को ट्रैक करती है, सीमाओं पर नजर रखती है और मुनाफे तक का हिसाब लगाती है। सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं, कॉरपोरेशंस इस पर निर्भर हैं और ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि ये मौजूद भी है। इस कंपनी का नाम है पैलेंटियर, दुनिया की सबसे खतरनाक AI कंपनी। 11 सितंबर 2001, 4 विमान, 2 टावर, 3000 जाने और एक सवाल जो अगले 10 साल तक हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जलता रहा, हम इसे आते हुए देख क्यों नहीं पाए? अमेरिका के पास सारा डेटा था, कई एजेंसियों के पास पहेली के अलग अलग टुकड़े थे, लेकिन कोई भी उन्हें जोड़ नहीं पाया। कोई एक स्क्रीन नहीं थी, कोई एक नजर नहीं थी। तभी सिलिकॉन वैली ने एक विचार रखा, क्या हो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ईमेल्स, सर्वेलेंस फुटेज, पासपोर्ट रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट इमेज और बैंक ट्रांजैक्शन के समंदर को खंगाल सके और अगला उसामा प्लेन टिकट बुक करने से पहले पकड़ ले। यहीं से एंट्री होती है पीटर थिल की, पेपाल के सह संस्थापक और एक लिबर्टेरियन सोच वाले दार्शनिक, जिन्होंने एल्गोरिदम से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड रोककर करोड़ों कमाए थे। अब उनके पास एक नया विचार था, उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल आतंकवाद रोकने के लिए। अगर एंटी फ्रॉड टूल चोरी हुए क्रेडिट कार्ड को पकड़ सकते हैं तो चोरी हुए हवाई जहाज को क्यों नहीं? उन्होंने इस कंपनी का नाम रखा पैलेंटियर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सर्वदर्शी गोले के नाम पर। एक ऐसा नाम जो एक ऐसी कंपनी को पूरी तरह सूट करता था जो दृश्यता और गोपनीयता दोनों की दीवानी थी। पैलेंटियर की शुरुआत किसी बॉन्ड विलन के टेक स्टार्टअप जैसी थी, छोटा सा सीक्रेट ऑफिस और पहला निवेशक कोई सिकोया या आंद्रेसन होरोविट्स नहीं, बल्कि QETL, CIA की खुद की वेंचर कैपिटल फर्म। हाँ, CIA की भी VC आर्म है। और नहीं, आपको इसके बारे में जानना नहीं था। मकसद था ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो वो देख सके जो कोई इंसानी विश्लेषक कभी नहीं देख सकता। खुले में छिपे खतरे, बिखरे हुए सरकारी डेटा, पासपोर्ट लॉग, ड्रोन फुटेज और फील्ड रिपोर्ट्स को एक ही गॉड व्यू में मिलाना। कहना आसान था, करना नहीं। शुरुआती पैलेंटियर भारी भरकम और बग से भरा था। एक अधिकारी ने कहा, इसे इस्तेमाल करना ऐसा था जैसे कार की चाबी ढूंढने के लिए स्पेस शटल उड़ाना। एजेंसियों ने विरोध किया, नौकरशाह हिचकिचाए, NSA ने इसे क्यूट कहा, FBI ने डरावना। लेकिन पर्दे के पीछे कंपनी चुपचाप धैर्य से और लगभग जुनूनी तरीके से काम करती रही। वे मुनाफे के पीछे नहीं थे, वे विश्वास के पीछे थे। इस विश्वास के कि सॉफ्टवेयर एक और 9/11 को रोक सकता है। जैसे जैसे पैलेंटियर बढ़ी, वैसे वैसे उसका मिथक भी बढ़ता गया। ऑफिस के अंदर सब कुछ चिल्लाकर कहता था, हम बाकी टेक कंपनियों जैसे नहीं हैं। कोई प्रेस नहीं, क्लाइंट्स गुप्त, इंजीनियर्स को चुप रहने की कसम। अगर गूगल एक थीम पार्क था तो पैलेंटियर एक बंकर था। इस सब के केंद्र में था एलेक्स कार्प, दर्शन शास्त्र में PhD, बिखरे बाल, वायर फ्रेम चश्मा, जैसे नीचे की किताबों के क्लब से भटक कर आ गए हों। थील रणनीतिकार था, कार्प साधु। वो कर्मचारियों को शक्ति की नैतिकता पर भाषण देता। हम निगरानी का बिजनेस नहीं करते, हम समझ का बिजनेस करते हैं। सुनने में ये लाइन अच्छी लगती थी, लेकिन असलियत में नहीं, क्योंकि पैलेंटियर सॉफ्टवेयर नहीं बेचता था, वो निश्चितता बेचता था। ये वादा की शोर में कहीं न कहीं सच है और उसे ढूंढने के औजार सिर्फ उनके पास हैं। शुरुआत आतंकवाद विरोध से हुई, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। 2007 इराक, अफगानिस्तान, अमेरिकी सेना 2 युद्धों और 10,000 स्प्रेडशीट्स में डूबी हुई। इंटेल रिपोर्ट्स हर जगह थी, IED रोज फट रहे थे और कमांडर डॉट्स के समंदर में डूबे थे जिन्हें जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। तभी पैलेंटियर आया, इसका सॉफ्टवेयर कोड नेम गॉथम, जिसने बम डेटा, विद्रोही नेटवर्क, मोबाइल लॉग और सैटेलाइट मैप्स को एक ऐसे इंटरफेस में जोड़ दिया जो सच में काम करता था। आप पूरा किल चेन देख सकते थे और वो गूगल मैप्स जैसा रखता था। स्पेशल फोर्सेस को ये पसंद आया, एनालिस्ट्स ने इस पर भरोसा किया, जनरल्स ने इसे मांगना शुरू किया, रक्षा विभाग ने नोटिस लिया। पैलेंटियर ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि बम किसने लगाया, उसने ये भी दिखाया कि फोन किसने खरीदा, पैसा किसने भेजा, कौन किससे मिला, कब और कहां। अब ये तकनीक दुश्मनों को खोजने के लिए बनी थी, लेकिन डरावनी सच्चाई ये है कि आपको CIA का टारगेट होने की जरूरत नहीं है। आपका डेटा आज भी मैप किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इस वक्त हजारों डेटा ब्रोकर आपकी निजी जानकारी, आपका नाम, पता और वित्तीय इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं बिना आपको बताए। सैन्य तकनीक के इतिहास में पहली बार सैनिक नया सॉफ्टवेयर इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जान बचा सकता था। लेकिन वॉशिंगटन में अगर आपको टेबल पर नहीं बुलाया गया तो आप शायद मेन्यू में हैं। पैलेंटियर को DC में बुलावा नहीं मिला, जबकि जमीन पर सैनिक इसकी तारीफ कर रहे थे। पीछे हालात खराब हो गए। ये लोग हैं कौन? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं, कोई गोल्फ रिट्रीट नहीं, ये क्लब का हिस्सा नहीं है। पैलेंटियर के पास न लॉबिस्ट्स थे, न रिवॉल्विंग डोर हायर, न प्रोक्योरमेंट अफसरों के साथ स्टेक डिनर। जब आर्मी ने $200 मिलियन का इंटेल कॉन्ट्रैक्ट बिना प्रतियोगिता के पुराने ठेकेदार को देने की कोशिश की, तो पैलेंटियर ने वो किया जो कोई स्टार्टअप नहीं करता। उन्होंने केस कर दिया।
हाँ, उन्होंने अमेरिकी सेना पर मुकदमा किया और जीत गए। एक फेडरल जज ने कहा कि सेना ने कानून तोड़ा है पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर देखे बिना ही मना करके, जबकि सैनिक पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। संदेश साफ था, अब इनोवेशन वैकल्पिक नहीं था, लेकिन विवाद भी नहीं रुका। अब पैलेंटियर ने राज्य क्षेत्र में खुद को साबित कर दिया था। तो सवाल उठा, ये और क्या कर सकता है? जवाब, बहुत कुछ। इमिग्रेशन और कस्टम्स ने साइन किया, होमलैंड सिक्योरिटी जुड़ा। अब ये सॉफ्टवेयर विदेशों में आतंकियों को नहीं बल्कि घर के अंदर लोगों को ट्रैक कर रहा था। जो टूल कभी आईडी रोकता था, अब वो अवैध प्रवासियों को पहचान रहा था, सोशल नेटवर्क मैप कर रहा था, खतरे का स्तर आंक रहा था। ये आदमी का कजिन एक संदिग्ध घर के पास ट्रक किराए पर लेता है, ध्यान देने की सिफारिश, मतलब उसका कजिन होंडा चलाता है, उसे उठा लो। सिविल राइट्स ग्रुप्स चिंतित हो गए, इमिग्रेंट कम्युनिटीज खुद को निगरानी में महसूस करने लगी और कंपनी के अंदर भी सवाल उठने लगे, क्या हमने इसके लिए साइन किया था? अंदरूनी चिट्ठियां लीक हुई, विरोध शुरू हुआ। एक इंजीनियर ने इस्तीफा दिया। उसने कहा, मैं आतंकियों को रोकना चाहता था, परिवारों को डिपोर्ट नहीं। लेकिन बाहर कॉन्ट्रैक्ट आते रहे, ज्यादा एजेंसियां, ज्यादा पैसा, मिशन फैलता गया और धुंधला होता गया। पैलेंटियर अब सिर्फ काउंटर टेररिज्म कंपनी नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी थी। एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, एक बैटलफील्ड एल्गोरिथम, एक राज्य प्रायोजित क्रिस्टल बॉल। और ये तो बस शुरुआत थी। 2010 के दशक के अंत तक पैलेंटियर ने युद्ध क्षेत्र जीत लिए, पेंटागन को मात दे दी और लगभग हर 3 अक्षर वाली एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। लेकिन एक मैदान अब भी बचा था, कॉर्पोरेट अमेरिका। इसलिए नहीं कि पैलेंटियर नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वे खुद को इससे ऊपर बताते थे। हम बिग टेक की तरह यूजर डेटा नहीं बेचते, हम सरकारों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो जान बचाता है। ये सच था जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि सरकारें धीरे चलती हैं और सीईओ तेजी से साइन करते हैं। यहीं से आया पिविट। पैलेंटियर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, फाउंड्री, जो असल में गौतम का ज्यादा साफ सुथरा दोस्त था। उतना ही ताकतवर, उतना ही डरावना। बस अब सूट में कॉम्बैट बूट्स की जगह फाउंड्री आपके पूरे एंटरप्राइज डेटा को जोड़ता है और फिर आपको बताता है कि लॉजिस्टिक्स से वैल्यू कैसे निकाली जाए। अचानक हर कोई इसमें शामिल होना चाहता था। तेल की बड़ी कंपनियों ने इसे ड्रिलिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। फार्मा कंपनियों ने इसे क्लिनिकल ट्रायल पाइपलाइन संभालने के लिए अपनाया। हेज फंड्स ने इसे बाजार की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया। ब्लूमबर्ग टर्मिनल के पलक झपकने से पहले फैसले अंतर्ज्ञान से लिए जाते थे, अब फैसले इस जादुई आयताकार स्क्रीन से लिए जाने लगे। कुछ ही सालों में पैलेंटियर चुपचाप फॉर्च्यून 500 कंपनियों का डिजिटल सलाहकार बन चुका था, जो उन्हें तेज, साफ और अक्सर बिना ये समझे फैसले लेने में मदद कर रहा था कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है। क्योंकि पैलेंटियर सिर्फ डैशबोर्ड नहीं दिखाता, वो सिर्फ विकल्प नहीं देता, वो आपको सीधे बताता है क्या करना है। प्लांट 3 बंद करो, शिपमेंट्स 2 बाहर रूट करो, रीजन 7 में स्टॉक बढ़ाओ। और जब कोई पूछता अगर हमने ऐसा किया तो? कोविड-19 के दौरान यही हुआ, ये हर जगह था। अमेरिकी सरकार ने इसे संक्रमण ट्रैक करने, वैक्सीन बांटने और सप्लाई चेन संभालने के लिए इस्तेमाल किया। अस्पतालों ने, एयरलाइंस ने, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी ये अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया कि अगली पीपीई की कमी कहाँ होगी। और यही कहानी अजीब हो जाती है। पैलेंटियर के बाहर कोई भी पूरी तरह नहीं समझता कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये कोई स्प्रेडशीट नहीं है, ये प्रभाव रखने वाला एक ब्लैक बॉक्स है। और हर कोई इससे खुश नहीं था। एक प्राइवेट कंपनी को बिना जवाबदेही के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों पर ताकत दे दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका इंटरफेस अच्छा दिखता था। फाउंड्री को इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में नतीजे ही पैसा दिलाते हैं। 2020 तक पैलेंटियर एक टोल्कियन थीम वाले स्टार्टअप से सरकारी ठेकेदार और फिर एक बहुराष्ट्रीय एंटरप्राइज सलाहकार बन चुका था। और अब आखिरकार पब्लिक होने का वक्त था। लेकिन ये क्या था? कोई रोड शो नहीं, कोई बड़ा पिच नहीं, बस एक शांत सा ऐलान, अब हम ट्रेडेबल हैं। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अचानक हुई एक हैरान कर देने वाली एंट्री। जब आंकड़े सामने आए तो निवेशक उलझ गए। कंपनी घाटे में थी, ग्रोथ धीमी थी, मार्जिन अजीब थे, फिर भी हर कोई इसमें घुसना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं थी, ये पैलेंटियर थी। लोग सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे थे, वे मिथक, गोपनीयता, मिशन और बढ़त खरीद रहे थे। कुछ लोगों के लिए पैलेंटियर एक कंपनी नहीं बल्कि ताकत का ऑपरेटिंग सिस्टम था और वे उसका हिस्सा चाहते थे। 2020 के दशक तक पैलेंटियर सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई थी, वो सैन्य ब्रीफिंग्स के पीछे थी, नाटो के डैशबोर्ड्स के पीछे, बंद कमरों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के पीछे। यूक्रेन में टैंकों को ट्रैक करना हो या युद्ध के नतीजों को रियल टाइम में सिमुलेट करना हो, बस गौतम से पूछिए। अगर आपको ऐसा डिजिटल वॉर रूम चाहिए जो 5 भाषाएं बोलता हो और CNN से तेज अपडेट करे, तो बधाई हो, आपने पैलेंटियर लाइसेंस कर लिया। अब वे सिर्फ सेना की मदद नहीं कर रहे थे, वे सेना का दिमाग बन चुके थे। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पैलेंटियर वहां था, बिना बूट्स, बिना बम, सिर्फ डेटा के साथ। यूक्रेन को रूसी सप्लाई लाइंस मैप करने, आर्टिलरी ऑप्टिमाइज करने और ड्रोन स्ट्राइक्स की भविष्यवाणी करने में मदद करते हुए। इन्होंने इसे नाम दिया AI फॉर वॉर।
एक कूल नाम और एक डरावना प्रोडक्ट। अब युद्ध की जानकारी सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरें नहीं थी, बल्कि एल्गोरिदम थे जो फुसफुसाकर कहते थे यहाँ निशाना लगाओ। लेकिन इतनी ताकत के साथ भयानक प्रेस भी आई। प्राइवेसी एक्टिविस्ट भड़क गए। सिविल लिबर्टी ग्रुप्स ने पैलेंटियर को सॉफ्टवेयर में बदला हुआ युद्ध मुनाफाखोर कहा। एक आलोचक ने इसे ऑरवेल का ऑरेकल नाम दिया, क्योंकि पैलेंटियर की टेक्नोलॉजी सिर्फ जनरल्स की मदद नहीं कर रही थी, वो पुलिस को अपराध की भविष्यवाणी में मदद कर रही थी, बॉर्डर एजेंट्स को संदिग्ध पहचानने में, सरकारों को ये तय करने में कि किस पर नजर रखनी है और किस पर भरोसा, और ये सब बिना पारदर्शिता के। एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी। नस्लीय प्रोफाइलिंग, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और एल्गोरिथमिक भेदभाव को लेकर सवाल उठे। क्या होगा जब एक खराब डेटा सेट डिजिटल वारंट बन जाए? कंपनी का जवाब सीधा था, हम जान बचाते हैं। हम इस बात के जिम्मेदार नहीं कि हमारे क्लाइंट्स हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने सिर्फ हथौड़ा बनाया है, कोई उससे तस्वीर टांगे या पड़ोसी के घर में सेंध लगाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अंदर से पैलेंटियर खुद को नैतिक टेक कंपनी मानती थी। वे कहते थे कि वे चीन के साथ काम नहीं करते। उन्होंने तानाशाही शासन के खिलाफ रेखा खींची थी, लेकिन रक्षा और प्रभुत्व के बीच की रेखा हर दिन धुंधली होती जा रही थी। पैलेंटियर ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड डेटा फ्यूजन इंजन बना लिया था, तो अगला कदम साफ था, युद्ध की भविष्यवाणी से आगे बढ़कर हर चीज की भविष्यवाणी। पैलेंटियर एआई आधारित निर्णय प्रणाली में कूद पड़ी। इन्होंने इसे नाम दिया मेटा कॉन्स्टलेशन, क्योंकि स्काईनेट पहले ही लिया जा चुका था। आर्थिक पतन, बीमारी फैलना, नागरिक अशांति, अब फाउंड्री ये सब सिमुलेट कर सकता था, और सिर्फ भविष्य पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि ये सुझाव देता था कि उसे आकार कैसे दिया जाए। सरकारें चुपचाप इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करने लगी। कॉर्पोरेशन ने इसे पूरी सप्लाई चेन पर चला दिया। पैलेंटियर खुद को आधुनिक एंटरप्राइज और शायद आधुनिक राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम कहने लगा। लेकिन असली सवाल ये है कि जब एक कंपनी आपके मंत्रिमंडल, आपके जनरल्स और आपके सेंट्रल बैंक से ज्यादा जानती हो, तो असल में सत्ता किसके हाथ में है? क्योंकि तमाम गोपनीयता के बावजूद पैलेंटियर के बारे में एक बात साफ है, ये कभी सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं था, ये ताकत के बारे में था। ऐसी ताकत जो अदृश्य है, जवाबदेह नहीं है और हमेशा देख रही है। इसकी शुरुआत अगले 9/11 को रोकने के वादे से हुई थी। एक ऐसा टूल जो बचाने के लिए बना था, शासन करने के लिए नहीं। लेकिन समय के साथ मिशन धुंधला हो गया और अब ये उस दुनिया को आकार दे रहा है जिसे कभी बचाने निकला था।